हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज प्लेन। अभी तक हम लाइन से रिलेटेड सभी कुछ चीजें सीख चुके हैं, तो प्लेन से रिलेटेड आज हम सीखना स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं जो लाइन और प्लेन को मिक्स करके पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्लेन से इंडिपेंडेंटली आते हैं, तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है और सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्लेन का डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे वेक्टर चैप्टर में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था, और 3D ज्योमेट्री में भी अभी तक जो सेशंस हुए हैं वहां पर भी प्लेन के बारे में हम कुछ डिस्कस कर ही रहे थे। लेकिन इसको अब अच्छे से जानने की टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं प्लेन के ऊपर। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि प्लेन होता क्या है। तो जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो ये बोर्ड है, ठीक है, ये एक प्लेन ही है। जैसे आपके रूम की साइड वॉल है या रूफ है या फ्लोर है, वो सब प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से जाने कि ये एक्चुअली में है क्या, तो प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो इस सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि इस सरफेस पे अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और उन 2 पॉइंट से बनने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो कंप्लीटली उस सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन है और ये एक हमने पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो जो ये लाइन सेगमेंट बना ए बी, ये कंप्लीटली इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। जैसे बोर्ड पे भी हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे तो वो कंप्लीटली बोर्ड पे ही लाई कर रहा होगा। जैसे अगर मैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लूं, सपोज एक ये कर्व है पैराबोलिक टाइप, और इस पे मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूं कहीं पर भी, ठीक है, ये लिया और एक ये लिया, और इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी, ये कंप्लीटली इस पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ये कर्वेचर टाइप का है तो इसलिए इस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कंप्लीटली इसका अलग रास्ता है, इसका अलग। तो प्लेन की यही खास बात है कि ये एक ऐसा सरफेस है जिसपे 2 पॉइंट से अगर लाइन सेगमेंट बनाया जाए तो वो सरफेस पे कंप्लीटली लाई करेगा, ठीक है। और यहां पर अगर प्लेन को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उसकी पोजीशन बतानी है, इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि फाइनली तो उसके लिए हमें एक नॉर्मल वेक्टर की भी जरूरत होती है, ठीक है। सपोज हमें कोई पॉइंट तो दे दिया कि भाई इस पॉइंट से सपोज ये पास कर रहा है, ठीक है, सपोज ये एम पॉइंट है। लेकिन अगर एम पॉइंट से कोई प्लेन पास कर रहा है, सिर्फ इतना ही बता दिया, तो वहां से तो बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं, ठीक है। इस एम पॉइंट से बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं आप अगर इमेजिन करोगे। लेकिन अगर हमें इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की पोजीशन पता चल जाए, नॉर्मल वेक्टर पता चल जाए, तो हम यूनिकली उस प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर मीनिंग कि अगर मेरा हैंड ये एक प्लेन है, ठीक है, तो जो इस पे ये पेन बनेगा, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक अगर ये प्लेन में मैं लाइन सेगमेंट बना दूं कुछ इस तरीके से, तो इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा ये वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, जिसको रिप्रेजेंट जनरली करते हैं एन वेक्टर से, ठीक है। तो यहां पर हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे पास एक पॉइंट है सिंपली और एक नॉर्मल गिवन है हमें प्लेन के, ठीक है। तो एक पॉइंट है सपोज ये ए और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है सपोज एन। समझ में आ रही है बात? सिर्फ इतने से ही हम एक, है ना, प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे 2D में भी या लाइन की इक्वेशन में भी हमने देखा था कि एक तो पॉइंट चाहिए किससे वो लाइन पास कर रही है, और एक उसका स्लोप चाहिए अगर हम 2D की बात कर रहे हैं, और अगर 3D की बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो एक तो डायरेक्शन चाहिए यूनिकली, तो इसमें जो डायरेक्शन की जरूरत होती है वो नॉर्मल वेक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन लिखने के लिए हम एक जनरल एक पॉइंट ले लेंगे उस सरफेस पे, ताकि हम एक रिलेशन बना पाए। सपोज एक पॉइंट होगा ये, ठीक है, सपोज इसको मैं R बोल दूं, तो जो ये A पॉइंट है जो हमें गिवन होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम इजीली लिख सकते हैं A वेक्टर, और जो ये R पॉइंट है इसको
मैं आर वेक्टर से सिंपली डिनोट कर सकता हूं, है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के उस टाइप से। तो यहां पर जो ये ए आर है ना वेक्टर बनेगा, तो यहां से हम वेक्टर बना सकते हैं। जो ए आर वेक्टर बनेगा वो कंप्लीटली इस सरफेस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। और जो ये एन वेक्टर है मींस नॉर्मल वेक्टर है, अगर मैं इसको यहां पर मूव कर दूं, क्योंकि मैथ्स में हम है ना फ्रीली मूविंग वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो यहां पर ये जो एन वेक्टर बनेगा, अब ये जो ए आर वेक्टर है तो सरफेस पे है प्लेन के, और जो ये एन वेक्टर है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। दैट मींस जो ए आर वेक्टर और एन वेक्टर में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो हम रिजल्ट बहुत बार यूज करते हुए आए कि भाई कोई भी टू नॉर्मल वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा हमेशा। तो ये जो ए आर वेक्टर है, अगर इसका हम डॉट ले ले एन वेक्टर से, वो कितना आना चाहिए 0। सिर्फ इसी कंडीशन से हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी जाएगी, ठीक है। तो बेसिक आइडियाज है जो आपको पता होने चाहिए, जो हम वेक्टर चैप्टर में सीखते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, जिनकी हेल्प से हम लाइन और प्लेन में सारी की सारी इक्वेशंस बनाते हैं जनरली, ठीक है। तो ए आर वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? ए आर वेक्टर को लिख सकते हैं हम आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, और डॉट किसके साथ लेना है? एन वेक्टर के साथ। इक्वल टू ये कितना होना चाहिए 0, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो कोस 90 0 हो जाता है। इसीलिए जो राइट हैंड साइड में जो हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो वहां पर कोस 90 0 होके ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, ये तो एक अननोन क्वांटिटी होगा, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी होगा, एक्स आई प्लस जेड के प्लस है ना वाई जे प्लस जेड के। तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन जो ये ए वेक्टर है ये क्या है? उस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके थ्रू वो प्लेन पास कर रहा है, ये हमें पता होगा क्वेश्चंस में। और जो ये एन वेक्टर है ये भी गिवन होगा कि भाई किसके परपेंडिकुलर है वो, या फिर उस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर। तो ये दोनों नॉन क्वांटिटी होगी, तो यहां से एक कुछ ना कुछ एक आपको नंबर मिलेगा, है ना, कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो इसको मैं प्लस डी लिख देता हूं अभी के लिए, ठीक है। तो ये डी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहीं से हम डायरेक्टली अब अपनी इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है वो भी बहुत आसान है, ठीक है, उसको आगे कर लेते हैं। तो कार्टेशियन में हमें क्या होगा कि भाई जो पॉइंट है उसको गिवन होगा, वो सपोज इस पॉइंट को मैं अब ए पॉइंट को अब मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट ना करके ऐसे लिख लूं सिंपली x1 y1 और z1, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल के वो भी पता है, ठीक है। तो अभी तो हमें एन वेक्टर पता था, नॉर्मल पता था, लेकिन अभी डायरेक्शन रेशियोज पता है। मींस इस जो नॉर्मल वेक्टर के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है? सपोज ए बी और सी, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इन जनरल हम ए बी सी ले लेते हैं। तो इस नॉर्मल वेक्टर को मैं यहां पर मूव कर देता हूं, तो यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी और सी। और यहां पर इक्वेशन लिखने के लिए हम एक अननोन आर ले लेंगे, ठीक है, या वेरिएबल बोले इसको एक्स वाई जेड, इसी की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा? वही सिंपल फंडा सेम कि भाई जो ए आर वेक्टर है, ठीक है, उसका डॉट लेंगे हम एन वेक्टर से, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ए आर वेक्टर हमने बताया था कि आर वेक्टर है ना, आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा और ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको माइनस करना है सिंपली, या ए आर वेक्टर यहां से सोच लो, है ना, किसी भी 2 पॉइंट से हम लिख सकते हैं इजीली। तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस x1 है ना आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। तो ये तो क्या आ गया हमारा ए आर वेक्टर, और डॉट लेना है इसका किसके साथ? एन वेक्टर के साथ। उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है विच आर ए बी सी, तो इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। और डॉट लेने के बाद क्या हो जाएगा? ये 0 के इक्वल, ठीक है। तो जल्दी से इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो ए का आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये आ गई है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो क्या बनेगा देखो, जब मैंने बताया था, जब हम लाइन की इक्वेशन लिख रहे थे 2D में, तो मैंने बताया था कि जैसे हम 2D में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना, वैसे 3D में नहीं लिखते हैं, बट जो प्लेन की इक्वेशन है वो बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे लाइन ऑफ इक्वेशन 2D में लिखते हैं। अभी दिखेगा आपको कैसे। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं ax, और जो ये माइनस ax1 होगा उसको बाद में लिखेंगे, प्लस by प्लस cz आएगा, ठीक है। और जो ये अब आएंगे टर्म्स उसको मैं लिख देता हूं माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये टर्म्स बने हैं माइनस के साथ, ठीक है, ये आप देखो, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है नॉर्मल वेक्टर के, तो ए बी सी आपको पता है, और x1 y1 z1 क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके थ्रू वो प्लेन पास कर रहा है। तो यहां पर ये जो नॉन क्वांटिटी है इसको मैं एक कोई कांस्टेंट नंबर लिख लेता हूं, ठीक है, और बाकी को मैं एज इट इज लिख देता हूं ax प्लस by प्लस cz, और इसको लिख देता हूं प्लस d इक्वल टू 0। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन दिख रही है जैसे हम 2D में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। कैसे, उसमें लिखते हैं ax प्लस by प्लस c, लेकिन यहां पर है cz प्लस d, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो z वाला है वो बस एक्स्ट्रा क्वांटिटी है ना, अदरवाइज ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन ऐसे 2D में लिखते हैं, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन 2D के लाइन की इक्वेशन से बिल्कुल रिजेंबल करती है। तो वैसे ही यहां पर भी हम फॉर्मूलाज डायरेक्टली आपको बताएंगे कि ऐसे ही किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्योंकि 2D में आप बहुत अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूलाज लाइन के सीख चुके हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जो आई इक्वेशन ये आ गई है कार्टेशियन फॉर्म में, प्लेन ऑफ, है ना, प्लेन की इक्वेशन। अच्छा, यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि जो ए बी और सी है, जो x, y और z के कोफिशिएंट्स है रेस्पेक्टिवली, तो वो तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज ही है ना, नॉर्मल वेक्टर के। तो जब भी हम एक इक्वेशन ऑफ प्लेन देखेंगे कहीं पर भी, तो वहां पर जो x, y, z के कोफिशिएंट होंगे उनको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भैया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर है। और जिस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है वो तो हमें यहां से d के थ्रू नहीं दिखेगा, ठीक है। सपोज मैं कोई भी प्लेन की इक्वेशन लिखूं इन जनरल, तो लिख सकते हैं आप तो 2x प्लस 3y प्लस 8z प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से आप जो ये कोफिशिएंट्स देख रहे हो 2, 3 और 8, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, है ना। तो जैसे हम लाइन की इक्वेशन में देखते थे कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है लाइन की इक्वेशन में 3D में, उसमें हम बोल सकते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में है वो डायरेक्शन रेशियोज है, जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे ही जो x, y, z के कोफिशिएंट है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और यहां पर हम एक डिफरेंट टाइप की फॉर्म सीखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे हम, है ना, जैसे हम यहां पर 2D में सीखते थे नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली, तो नॉर्मल फॉर्म में आप देखते थे 2D में लाइन की इक्वेशन कि भाई अगर x, y एक्सिस है और वहां पर एक लाइन है कुछ इस तरीके से, और क्या गिवन है कि जो ये ओरिजिन है उससे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है, सपोज p, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता था, और वहां पर वो जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से वो हमारे पास अल्फा एंगल बना रहा होता था एक्स एक्सिस से। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख पाते थे हम नॉर्मल फॉर्म जो होती थी, ठीक है। वैसे ही हम यहां पर प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। सपोज ये एक प्लेन है ना, तो यहां पर एक प्लेन बना लेता हूं मैं, ये तो क्यूबॉइड है एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं एक प्लेन की इक्वेशन बना लेता हूं, तो आपको दिख रहा होगा ये जो है ना, ये एक प्लेन बन गया है कुछ इस तरीके से। अब ये जो लाइन बनी है ये तो एक है ना 1D में चल रही है कुछ इस तरीके से लीनियर, है ना। लेकिन यहां पर ये जो प्लेन है ये कुछ सरफेस टाइप का बनेगा, तो इस सरफेस पे भी हम कभी, है ना, नॉर्मल तो डाल ही सकते हैं जैसे हमने यहां पर डाला था। तो इस ओरिजिन से मैं इस प्लेन पे एक नॉर्मल डाल रहा हूं, ठीक है, वो अंदर से जाता हुआ दिखाई देगा आपको। सपोज कुछ इस तरीके का नॉर्मल मैंने बना दिया, ठीक है, इस प्लेन पे ओरिजिन से मैंने एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस प्लेन के अंदर अगर हमें कुछ और करना है, ठीक है, तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन जैसे यहां पर नॉर्मल की डायरेक्शन अल्फा के हेल्प से दी हुई थी, तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन सपोज n कैप गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ होगा कि किस डिस्टेंस पे वो है ना टच कर रहा है उस नॉर्मल को जाके, उस प्लेन को जाके। तो यहां पर जो डिस्टेंस है, सपोज वो जो डिस्टेंस है वो है p,
ठीक है। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस p दे दिया और डायरेक्शन दे दी कि n वेक्टर की साइड में वो जा रहा है, तो वहां से हम यहां से इस p वेक्टर है ना, इस वेक्टर की जो इक्वेशन होगी, वेक्टर की इक्वेशन वो तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास p n वेक्टर। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन में पता है, डिस्टेंस पता है p, तो ये तो वैसे ही हो गया कि भाई किस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए और कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो अगर डायरेक्शन पता है और मैग्नीट्यूड पता है तो ओवरऑल वेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता है। और इस प्लेन में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा। ठीक है, सपोज यहां पर अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं और ओरिजिन से भी इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो जो ये वेक्टर मिलेगा हमें आर वेक्टर, है ना, इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। अब जो ये आर वेक्टर है और यहां पर पी एन वेक्टर है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये देखो, ये बन जाएगा आपका p माइनस आर वेक्टर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम नॉर्मल फॉर्म लिखना सीखेंगे एक प्लेन का। जैसे आपने 2D में लाइन की इक्वेशन में कुछ इस तरीके से सीखा होगा, ये सपोज एक्स वाई है, ठीक है, और यहां पर एक लाइन है और बोल दिया गया कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक नॉर्मल डाला हुआ है। ठीक है, और जो नॉर्मल है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ओरिजिन से p उस लाइन का, और बोल दिया गया है कि वो जो नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है वो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो वैसे ही हम यहां पर भी कुछ कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि भाई एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और यहां पर ओरिजिन से उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर बना हुआ है वो कुछ यहां पर है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कितना है, p है। ठीक है, और जो ये वेक्टर बना, तो वेक्टर की एक डायरेक्शन भी तो होगी, जैसे यहां पर एंगल बताया हुआ है कि भाई एक्स एक्सिस से कितना बना हुआ है, लेकिन जब हम 3D में बात करें तो वहां पर तो हम वेक्टर बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वेक्टर गिवन है, तो वो यूनिट वेक्टर अगर हमें बता दिया जाए n कैप, है ना, किस डायरेक्शन में वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना रहा है उस प्लेन के साथ, ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखने में सफिशिएंट है। यहां से भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, बस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो उस प्लेन का, और वो जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर बना हुआ है प्लेन के साथ, वो हमें पता हो। ठीक है, तो प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर बना है वो मैं अगर प्लेन के अंदर एक लाइन या वेक्टर ड्रॉ करके बताऊं तभी आपको फील होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है प्लेन से, और ये जो लाइन है वो उस सरफेस में है, प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो सपोज ये भी एक वेक्टर है, और अगर इस वेक्टर को मैं यहां से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर सपोज कोई अननोन है r, जिसको हम, है ना, एक अननोन क्वांटिटी की हेल्प से ही हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये जो r है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज, है ना, स्मॉल r वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर हो गया ओरिजिन से यहां तक का, ये क्या हो गया हमारे पास, r वेक्टर। ठीक है, और अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें तो यहां पर हमने देख सकते हैं कि भाई ये तो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, और जो ये n वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन मिल रहा है, अल्टीमेटली ये जो वेक्टर है ये कितना हो गया, ये हो गया है p और n कैप। क्यों? क्योंकि ये जो p है वो मैग्नीट्यूड है, कितना डिस्टेंस चल रहा है वो, और जो n कैप है वो डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो p n वेक्टर है और ये जो r वेक्टर है, तो ये कितना मिल जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये मिल जाएगा हमें r वेक्टर माइनस p n कैप। ठीक है, देख लो, चाहे भाई p n कैप इधर को किया, फिर उसमें कुछ वेक्टर और ऐड किया, तो p n कैप जब इसमें ऐड करेंगे तो p n कैप ये कैंसिल हो जाएगा, तो r वेक्टर मिलेगा, मीन्स रिजल्टेंट हमें r वेक्टर मिलने वाला है जो अननोन होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई जो ये वाला वेक्टर है, ये वाला, ये तो हमारा सरफेस में है, और जो p n कैप है ये हमारा इस प्लेन के नॉर्मल है। दैट मीन्स ये जो वेक्टर है ना, ये जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो यहां से हम r वेक्टर माइनस p n कैप, उसका डॉट ले ले अगर इस वेक्टर से, है ना, जो नॉर्मल है p n कैप, तो वो हमें कितना मिलना चाहिए, 0। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है यहां से, जैसे हमने यहां पर कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। यहां पर क्या करते हैं कि भाई अल्फा की हेल्प से हम ये जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये कैलकुलेट कर लेते हैं और इक्वेशन लिख देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो यहां पर हम बार बार डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि भाई वो
जो टू वेक्टर्स है, नॉर्मल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो हमेशा उनका डॉट 0 आएगा। अब प्लेन के केस में हमें एक नॉर्मल ही पता होता है और एक सरफेस के अंदर हम एक वेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहां से ही हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ये लिख पाते हैं। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें तो जो ये P है इसको तो हम बाहर लेके 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी को दिखा रहा है ना। तो यहां से हम अलग से P ले सकते हैं बाहर, और यहां पर आ जाएगा r माइनस पी एन कैप। ठीक है, और डॉट लेंगे हम एन कैप के साथ, तो ये जो P है ये तो 0 आ जाएगा, और यहां से बन जाएगा r वेक्टर एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है एन कैप डॉट एन कैप, तो ये तो दोनों ही है ना सेम वेक्टर है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, और डॉट ले रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास r डॉट एन कैप, और इक्वल्स टू में P ले जाएंगे तो ये आ जाएगा P। ठीक है, n डॉट n ये कितना बन गया है 1। अभी जो P है ये तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट प्लेन, और जो ये n कैप है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन है ना। तो यहां से अगर हम कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करें कि भाई जो ये P है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये n कैप है इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें Li प्लस mj प्लस n के, ये मैंने क्या लिखा है, ये डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से मैंने नॉर्मल वेक्टर लिखा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस में मैंने बताया था जब कैलकुलेट करना सिखाया था कि भाई जो नॉर्मल वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, उसी से हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है उस वेक्टर का। ठीक है, तो वो हमें अगर यहां पर पुट करें और r वेक्टर को हम ऐसे लिख दें xi प्लस yj प्लस जेड के, है ना, और डॉट एन वेक्टर ये हो जाएगा li प्लस mj प्लस n के, और इक्वल्स टू में कितना है P। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू P। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, और ये वेक्टर फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास हमें दिख रहा है कि भाई जो वेक्टर लिखा हुआ है वो यूनिट वेक्टर है, तो हम जो डायरेक्टली P लिखा हुआ है उसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो और यहां से हम क्या बता सकते हैं, ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आता है कि भाई एक जो ओरिजिन से है वो यूनिट वेक्टर है जो वो दे दिया जाता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहां से आप ये लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन सभी टॉपिक्स पे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज करते हैं टू सोल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है लेट द प्लेन दिस प्लेन बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको वो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है एट द राइट एंगल्स। ठीक है, सपोज मैं यहां पर 2 पॉइंट्स ये ज्वाइन कर देता हूं, है ना, ये लाइन सेगमेंट बना देता हूं। सपोज ये पॉइंट हो गया 4 -3 और 1, और ये पॉइंट हो गया 2 -3 और 5, है ना, 2 3 और -5। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इनके मिड पॉइंट से कहीं वो प्लेन जा रहा होगा, और इसके कंप्लीटली परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा वो प्लेन बन जाएगा। तो यहां पर जो हमें प्लेन मिल रहा है उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है ये, तो ये जो प्लेन मिला इसके जो परपेंडिकुलर है वो लाइन सेगमेंट है, क्योंकि बोला है कि जो प्लेन है वो इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्लेन है उसको ये लाइन सेगमेंट है ना परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें कोई है ना कोई भी लाइन इस प्लेन पे ड्रॉ करना चाहूं तो उसके लाइन सेगमेंट ये परपेंडिकुलर ही जाएगा। ठीक है, अभी जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट भी इस प्लेन में ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यही वो पॉइंट होगा जो इस लाइन को है ना कट करेगा यहाँ पर। अब ये जो मिड पॉइंट है वो तो निकालना आसान है, 4 + 2 ये कितना हो जाएगा, बाई 2 करेंगे 3, और ये हो जाएगा 0, और ये 1 -5 ये हो जाएगा -2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिया है।
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ए बी सी डी आर इंटीजर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, इसी के जो कोफिशिएंट्स है इन जनरल जो हम लिखते हैं ए बी सी डी, उन्हीं का स्क्वायर्स करके ऐड करना है। दैट मीन्स अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन मिल जाए, सपोज ये प्लेन है पी, तो इस प्लेन की अगर इक्वेशन मिल जाए तो हम वो जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करके एबीसीडी निकाल लेंगे, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, एक तो पॉइंट जिसके थ्रू वो प्लेन पास कर रहा है और उसके नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है m, ये तो इस प्लेन से ही पास कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसके जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो हम यहां से निकाल सकते हैं ना, सपोज ये a पॉइंट है जो गिवन थे हमें, ठीक है, और ये b पॉइंट है। तो हमने बताया कि इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स ये जो ab वेक्टर बनेगा, AB वेक्टर ही हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो प्लेन के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के लिए वही हो जाएगा हमारा AB वेक्टर। तो AB वेक्टर निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है, दो पॉइंट्स के बीच में है ना AB वेक्टर निकालना है, तो क्या कर दो, एड माइनस टेल, तो 2 - 4 तो ये आ जाएगा -2i कैप, और 3 - -3 तो ये आ जाएगा 6j कैप, और -5 - 1 तो ये आ जाएगा -6k कैप, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया है प्लेन के, ठीक है। अब इस नॉर्मल वेक्टर की जरूरत थोड़ी होती है, हमें तो डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है डायरेक्टली। जैसे अगर हम यहां पर इस इक्वेशन को देखें, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए बी सी x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। तो यहां से जो ए बी सी है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। दैट मीन्स जो ये एन वेक्टर मिला, ठीक है ना, एन वेक्टर तो बहुत लंबा लेंथी होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ही इसका अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो होते जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्शन का सेंस तो देगा वो। तो यहां से हम ना डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज कितना आ जाएगा, -2 6 और -6, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं चेंज करके डायरेक्शन रेशियोज। अगर -2 से हम डिवाइड कर दे, है ना, तीनों में, तो क्या बन जाएगा 1 - 3 और, है ना, 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, ठीक है। अब यहां पर लाइन ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0। तो बस यहां पर सारे के सारे वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है, 1 है, x - x1 इस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, 3 0 - 2 तो ये लिख दो x - 3, और b कितना है -3, y माइनस ये हो जाएगा 0, प्लस c कितना है 3, तो c z माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा +2 इक्वल टू 0, ठीक है। यही उस प्लेन की इक्वेशन आएगी, x - 3 - 3y प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x - 3y प्लस 3z प्लस 6 और -3 हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी आ गई है लाइन की इक्वेशन, और अगर इससे कंपेयर कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 3, और है ना ये आ जाएगा हमारे पास d विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये प्लेन की इक्वेशन हमें मिल गई। अब बस यहां से हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², दिस विल बी इक्वल टू a कितना है 1 का स्क्वायर 1, प्लस b कितना है -3 तो इसका स्क्वायर 9, c भी 3 है तो ये भी 9 और ये भी 9, तो ये बन जाएगा आपका 28, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया है 28। अब देखो यहां पर जो ABC आए हैं वो कितने आए हैं 1 -3 और 3, ठीक है। अब पहले जो आप नॉर्मल वेक्टर देख रहे थे उसके डायरेक्शन रेशियो से -2 6 और -6, तो अगर वो ABC की जगह आप यहां पर पुट करते है ना, तो वहां से आपके पास कुछ ना कुछ ये है ना कैंसिल ही हो जाता अल्टीमेटली। यहाँ पर -2 रखोगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर -6 रखोगे, तो 2 लेके तो हम वहां पर 0 कर ही सकते हैं ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 है। तो सेम केस यहाँ से भी बनने वाला था, है ना, सेम ही आंसर आने वाला था आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चाहे आप ये वाला डायरेक्शन रेशियो यूज कर लो, चाहे ये वाला, बस इससे क्या हुआ कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाता है, छोटे नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको।
कंसिडर द लाइन, ये हमारे पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन है। लेट क्यू बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन एल। ठीक है, इतना प्लॉट करके देख ले। तो ये जो लाइन एल है इसको मैं अगर कुछ इस तरीके से लिख दूं, है ना, प्लॉट कर दूं, ये हमारी लाइन एल है। लाइन है ना, लाइन वाले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से लाइन के क्वेश्चंस करते हैं। अब क्यू मिरर इमेज है इस पॉइंट की, तो सपोज ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा 2, 3 और -1। तो इसकी जो मिरर इमेज है हमने डिस्कस करी थी लाइन वाले सेशन में कि मिरर इमेज एकदम, है ना, अपोजिट साइड में होगी। 2D में भी आप सीख चुके हो मिरर इमेज अबाउट लाइन कैसे, है ना, कैलकुलेट करते हैं या फिर कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी ये जो मिरर इमेज है क्यों, इसके बारे में कुछ और चर्चा होगी आगे, है ना। लेट अ प्लेन पी सच दैट इट पासिस थ्रू क्यू। तो कोई प्लेन है जो क्यू से पास कर रहा है, ठीक है, एंड द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू पी। उस प्लेन के ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसा ही केस है कि ये जो लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और मिड पॉइंट से पास कर रहा था क्योंकि जो ये प्लेन है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही यहां पर बोल दिया कि इस लाइन के ही परपेंडिकुलर एक प्लेन है जो क्यू से पास कर रहा है, ठीक है। मींस अगर इस क्यू से पास कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। P से हमने इमेज ली क्यू, तो ये जो P है ना, सपोज अगर मैं इसको कुछ नेम दे दूं, सपोज A नेम दे दूं, है ना, तो जो ये AQ है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और बोला है कि प्लेन भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है और Q से पास कर रहा है। दैट मीन्स वो प्लेन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो यहां से देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर और क्यू से पास कर रहा है। ए क्यू लाइन सेगमेंट जो बन रहा है वो इस प्लेन में ही लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि वो प्लेन क्यू से पास कर रहा है दैट मीन्स वो ए से भी पास कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है ए क्यू लाइन सेगमेंट। बस इतनी सी ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और जो ये लाइन है तो हमें पता होता है कि लाइन की इक्वेशन से जो इसके पैरेलल वेक्टर लिखना है वो तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। उस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2, 1, 1, ठीक है। जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम पॉइंट और उसका डायरेक्शन, है ना, उस पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन यूज करता है। दैट मीन्स इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2, 1 और 1, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज आगे हैं दैट मींस इस प्लेन के जो नॉर्मल जा रही है वो लाइन, उस लाइन के ही हमें, उस वेक्टर के हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ABC इस AB वेक्टर से निकाला था, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, वैसे ही यहाँ पर हमें इस लाइन की हेल्प से ही डायरेक्टली 2, 1, 1 डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं और इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि Q से पास कर रहा है। अब क्योंकि AQ इस लाइन के परपेंडिकुलर है मींस A से भी पास कर रहा होगा, AQ लाइन सेगमेंट प्लेन में है ना लाई कर रहा है। तो बस हमें इनकी हेल्प से एक लाइन की इक्वेशन लिख देती है ना, प्लेन की इक्वेशन। तो P प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, है ना, सिंपली मैं लिख देता हूं AX - X1 प्लस B Y - Y1 प्लस C Z - Z1 इक्वल टू 0 होता है। तो जो ABC है वो तो इस डायरेक्शन रेशियो से मिल जाएंगे, 2, 1, 1। तो 2x माइनस, अब इस पॉइंट से पास कर रहा है दैट मीन्स x - 2 + 1, ये हो जाएगा y - 3 और c की जगह क्या होगा, ये भी 1 और z -1 तो z + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेन की इक्वेशन अगर हमने लिख दी तो हम बता देंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है एक्चुअली में, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑन द प्लेन। तो इस प्लेन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है यही हमें बताना है। तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से y प्लस z, और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको देख लो, -4 -3 और +1, ठीक है। तो 2x प्लस y प्लस z ये कितना आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो देख लो बस इसमें से कौन सा पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये P प्लेन है। तो आप चेक करोगे, है ना, कर लेना चेक, तो आप देखोगे कि D ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो D को अगर मैं डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, x की जगह 1 पुट करेंगे 2, y की जगह 2 पुट करेंगे, z की जगह भी 2 पुट करेंगे और -6 तो ऑलरेडी है ही,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 + 2 + 2 -6, तो ये आ जाएगा 0। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा होगा इस प्लेन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी प्लेन की इक्वेशन या कुछ भी प्लेन से डील करना है तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या देखना है, कोई भी पॉइंट जिससे वो प्लेन पास कर रहा हो और उसके नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो या वेक्टर खुद हो वो भी चलेगा और आपका काम हो जाएगा। बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक टाइप की और प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं जब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो, तो कैसे लिखें। सपोज ये एक प्लेन है और इस पे आपके पास 3 पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है और यहाँ पर कुछ सी पॉइंट है। ठीक है, तो इसके मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूँ, x1 y1 z1, ये है हमारे पास सपोज x2 y2 और z2, और जो सी पॉइंट है उसके पास है x3 y3 और z3। ठीक है, तो ये नॉन पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब इक्वेशन लिखनी है तो एक जनरल पॉइंट भी चाहिए कहीं ना कहीं, तो सपोज ये एक कोई जनरल पॉइंट है, इसको मैं क्या नाम दे दूं, r नाम दे देता हूं। ठीक है, तो x y और z एक जनरल पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे। अब अगर इन वेक्टर्स को मैं ज्वाइन कर दूं, है ना, इनसे एक वेक्टर्स बना दूं, ए बी वेक्टर और एक ए सी वेक्टर और एक ए आर वेक्टर। ठीक है, तो इन वेक्टर्स की खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो ए बी वेक्टर है, अब क्योंकि ए बी सी जो पॉइंट्स है वो प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिस प्लेन की हमें इक्वेशन लिखनी है, तो ए बी वेक्टर जो बनेगा वो भी उस प्लेन पे ही लाई करेगा। ठीक है, बी सी ए सी वेक्टर भी उस प्लेन पे ही लाई करेगा, और जो एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं हम आर, वो भी उस प्लेन पे ही लाई कर रहा होगा, और जो ए आर वेक्टर बनेगा फिर वो भी उस प्लेन में ही लाई कर रहा होगा। मीन्स ये 3 वेक्टर यहां पर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी हम 3 वेक्टर्स लाइंग इन अ प्लेन की बात करते हैं तो हम कोप्लिनैरिटी की बात करते हैं। याद करो वेक्टर चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर कोई भी 3 वेक्टर्स है वो एक प्लेन में लाई कर रहा हो तो हम कैसे चेक करें। हमने देखा था कि अगर कोई 3 वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हो तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो हमारा 0 के इक्वल होता है। तो जो ए बी वेक्टर है और जो ए सी वेक्टर है और ए आर वेक्टर है ना, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो यहां पर हम कोप्लिनैरिटी की कंडीशन से इनको, है ना, एक प्लेन में दिखा सकते हैं। कैसे कि भाई जो ए बी वेक्टर है और जो ए सी वेक्टर है और जो ए आर वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बॉक्स प्रोडक्ट आपको याद ही होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जब हम बात करते थे, और बॉक्स प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, है ना, ए सी वेक्टर और ए आर वेक्टर इक्वल्स टू 0, उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो यहां पर ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे देख लो आप, है ना, इनफैक्ट पहले ए आर वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे पीछे इनको कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर हम लिख लेते हैं x - x1 y - y1 z - z1। ठीक है, तो बुक्स में आप यही डायरेक्टली देखोगे कि 3 पॉइंट से अगर पास कर रही है तो कैसे उस लाइन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन लिखे, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 दिखा देंगे वहां पर। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए आर वेक्टर। अब कौन सा लिख लेते हैं, सपोज x2 - x1 कर लेते हैं ना, थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा, तो ए बी वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा x3 - x1, है ना, y3 - y1 और z3 - z1। तो ये हमारे पास जो कंडीशन बनी, ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करके जो भी आएगा वो आ जाएगा हमारा प्लेन का इक्वेशन, क्योंकि x, y और z यहाँ पर एक वेरिएबल की तरीके से है। ठीक है, और बाकी सब जो भी क्वांटिटीज है वो फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया है विद 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हो तो कैसे चेक करें कि वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी सर्कल वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि बोल दिया गया कि अच्छा जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट से तो पास करता ही है सर्कल, लेकिन बताओ कि जो 4th पॉइंट है, अगर कोई
कहीं पर भी 4 पॉइंट्स है तो वो प्लेन में ही है ना एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उसको चेक करने का कंडीशन है ना। वैसे ही यहाँ पर अगर 4 पॉइंट्स है आपके पास, ये बताना है कि वो प्लेनर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखें? तो बहुत ही आसान है, सेम तरीका। सपोज ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है कहीं पर C, और ये पॉइंट है कहीं पर D। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है उस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई जो अभी चेक किया AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर, अगर हम देखें कि ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो AC वेक्टर, AD वेक्टर और AB वेक्टर, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल दें कि ये चारों के चारों पॉइंट्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, कैसे लिखी? ABC पॉइंट से लिखी, और D को हमने एक वेरिएबल लेके चले थे, लेकिन यहां पर D को हम वेरिएबल ना लेके सपोज इसका जो पॉइंट्स गिवन है वो लिख देते हैं, Y4 है ना, X4, Y4 और Z4। ठीक है, ABC तो वैसे ही है X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3। ठीक है, तो यहां पर जो D पॉइंट है बस वही हमें X, Y, Z की जगह वो अब हमें नॉन क्वांटिटी पता है ना, नॉन है वो है ना, कोऑर्डिनेट X4, Y4, Z4, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगा, और उसी को हम अगर X की जगह, Y की जगह और Z की जगह पुट कर दे, जो हमने डिटरमिनेंट में यहां पर देखा था X माइनस X1 है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं X4 माइनस X1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली D पॉइंट पुट कर रहे हैं किसी जनरल पॉइंट की जगह, R पॉइंट की जगह। ठीक है, अगर ये सोल्व करने के बाद 0 आता है तो हम बोलेंगे कि यस वो कोप्लेनर है। अगर 0 नहीं आएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, बस इतना सही है कोप्लेनरिटी का कंडीशन। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। उससे पहले एक और फॉर्म सीख लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे 2D में आपने लाइन की इक्वेशन में देखा होगा, सपोज है ना कुछ एक्स वाई है, ये कोई लाइन है आपकी, तो ये जो इंटरसेप्ट बनते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, सपोज ये है a, 0 और ये है 0, y, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती है, x बाई ए है ना प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 सिंपली। तो यहां पर भी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखेगा, प्लेन के केस में भी। तो यहां पर आपके पास सपोज जो ये प्लेन है कुछ इस तरीके से, एक्स वाई जेड एक्सिस पे जहां पर भी वो कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली वो इंटरसेप्ट ही रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक्स पे वो कट कर रहा है कुछ अल्फा डिस्टेंस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे कुछ कट कर रहा है वो बीटा डिस्टेंस पे, ठीक है, और जेड एक्सिस पे वो है ना गामा डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो जो ये पॉइंट्स आएंगे ये कितना आ जाएगा, अल्फा 0, 0, यहां पर आ जाएगा आपके पास है ना 0, बीटा 0, और जेड एक्सिस पे आ जाएगा 0, 0 और गामा। क्लियर हो रही है बात। जैसे यहां पर जो ये 1,0 है तो ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स इंटरसेप्ट। कुछ इस तरीके से ही हम यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ ही गए ना, और 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे लाइन की इक्वेशन हमने लिखनी सीख ही लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि इसमें है ना इस इक्वेशन में ये 3 पॉइंट्स आप लिखो, पुट करो, और वहां से जो लाइन की इक्वेशन आएगी उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, बट मैं डायरेक्टली एक लाइन की इक्वेशन है ना उस प्लेन की इक्वेशन लिखने वाला हूं, सॉरी। तो उस प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही दिखती है जैसे 2D में लाइन की इक्वेशन दिखती है। तो यहां पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो लिखना, x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा प्लस z बाई गामा इक्वल टू 1। ठीक है, जो ये इक्वेशन आई ये किसकी आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा और गामा है ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर सिर्फ वही पता है आपको तो आप अल्फा बीटा गामा जो वैल्यूज हैं वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन में है ना इक्वेशन लिख सकते हो प्लेन की, जैसे हम 2D में भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है इफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, मीन्स चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, अच्छी बात है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल है ना वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो यहां पर लैम्डा अपीयर हो रहा है
ठीक है, 2 जगह पे, तो उस लैम्डा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका समेशन बताना है, ठीक है, कुछ तो आएगी वैल्यूज, और कोप्लिनैरिटी की कंडीशन लगानी है। दैट मीन्स हमें ये वाली डिटर्मिनेंट को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो क्या है, बेसिकली हम किसी भी एक पॉइंट को लेकर, ठीक है, उसी को माइनस कर रहे होते हैं हर एक पॉइंट में से, ठीक है, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y4 माइनस y1, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे स्टार्टिंग में x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, है ना, x4 माइनस x1, तो ऊपर नीचे उसको ले जा सकते हो। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से पता ही है ना, रो को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, है ना। उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन हमें तो 0 ही पुट करना है ना, तो 0 के इक्वल आएगा ही वो हमेशा, अगर वो कोप्लेनर होगा तो। इसी तरीके से इस कंडीशन को हम यहाँ इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं उन पॉइंट्स का डिफरेंस करके लिख रहा हूं, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये वाले पॉइंट को ही मैं माइनस करके लिख रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं वो ए पॉइंट मान रहा हूं जिसको हम हमेशा माइनस करते हैं ना वेक्टर कैलकुलेट करने के दौरान, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, यहां तक ये क्लैरिटी है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम माइनस करके लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें से मैं माइनस करके लिखूंगा तो 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 5 0, और ये आ जाएगा 5 माइनस 35, तो माइनस 30। क्लियर है। अब इस पॉइंट में से माइनस करेंगे इस पॉइंट को, तो 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 5 आ जाएगा, और 7 माइनस 35 माइनस 28। क्लियर है। अब ये लास्ट पॉइंट में से भी माइनस कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा माइनस 1, 1 माइनस 5 तो माइनस 4, और 2 माइनस 35 तो माइनस 33, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आपका सोल्व करके कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल। अब यहां से आप देख ही सकते हो कि लैम्डा ही अननोन है, तो इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट रो के अलोंग ही इनको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 6 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, देखो ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 33 लैम्डा माइनस 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। माइनस ऑफ दिस, तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा, ठीक है। 28 4 जा, ये आ जाएगा 112, ठीक है, ये तो आ गया। अब यहां पर माइनस 30, ये रो ये कॉलम है ना कैंसिल, तो ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 5, और मल्टीप्लाई विद 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली आपको कैलकुलेशन करनी होगी, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है ना, जब इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जे लेवल पे। तो यहां से आ जाएगा माइनस 33 लैम्डा प्लस, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 165 माइनस 112, ये 0 है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 30, और यहां से बन जाएगा, अंदर देखो इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और माइनस 1 लैम्डा, तो माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 30 है, ठीक है, तो इनमें से 6 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा हूं, ये बचेगा 5 हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 33 लैम्डा, और यहां से भी कुछ आएगा माइनस करके, तो माइनस 33 लैम्डा, और ये बन जाएगा कितना 12 3 15, और ये आ जाएगा 53, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 55 लैम्डा, और ये बन जाएगा 5 + 5, है ना, 5 × 5 25 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 33 लैम्डा और माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 88 लैम्डा, और ये बन जाएगा 53 और 25 78 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ से 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 44 लैम्डा प्लस 39 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पर लैम्डा में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगे। सपोज जो इसके रूट्स है वो है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रूट्स आएंगे। अब उनका हमें समेशन चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, तो यही 2 पॉसिबल है, और उनका समेशन कैसे मिलेगा, सम ऑफ रूट्स लगा दो ना, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b/a, ठीक है, तो माइनस 44 डिवाइड बाई a मीन्स 5, तो यह आ जाएगा 44/5,
ठीक है। तो यहां से फैक्टराइज करने की बजाय अगर आप फैक्टराइज करोगे तो वहां से 2 वैल्यूज आएंगे, मुझे नहीं पता वो क्या वैल्यूज होंगी, कैलकुलेट की जा सकती है, बट जो उनका समेशन होगा वो श्योर शॉर्ट आपका 44/5 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट सोल्व करना है बस। अगर 3 पॉइंट के थ्रू लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये ना ये वाला डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो एक्स वाई जेड, और अगर कोप्लेनरिटी की बात हो रही है तो वहां पर एक्स वाई जेड की जगह वो 4th पॉइंट आप पुट कर दो। ठीक है, बेसिकली जब हमने यहां पर देखा, जब इसको अप्लाई किया तो यहां पर किसी भी एक पॉइंट को लेके, जरूरी नहीं इसी पॉइंट को, आप ये पॉइंट भी हर एक में से माइनस करके वो क्वांटिटीज लिख के इक्वल्स टू 0 सोल्व कर सकते थे, क्योंकि हमें गिवन है कि वो चारों के चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। ठीक है बच्चों, प्लेन की इक्वेशन तो लिखनी हमें अच्छे से आ गई है। ठीक है, अब आगे क्या, तो आगे हम पढ़ेंगे कि 2 प्लेन से अगर तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखी थी उनके बीच का एंगल, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम एंगल का डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास सपोज 2 प्लेन्स है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा कुछ इस तरीके से कुछ तो होगा, थीटा एंगल। ठीक है, अब जो ये थीटा है, तो अगर इसका मैं नॉर्मल ले लूं और इस प्लेन का भी नॉर्मल ले लूं तो जो उनके बीच का एंगल बनेगा वही हमारा यहां पर भी एंगल बन रहा होगा। ठीक है, सपोज ये प्लेन P1 है और ये प्लेन हमारा P2 है, तो P1 के जो नॉर्मल होगा सपोज N1 और जो P2 के नॉर्मल होगा N2 वेक्टर। ठीक है, उनके बीच का जो एंगल होगा वो भी हमारा थीटा ही आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये वाला थीटा, सपोज ये वाला फाई है। ठीक है, अब क्योंकि जब भी हम 2 लाइंस के बीच की बात करते हैं एंगल की, तो वहां पर 2 एंगल्स बन रहे होते हैं। सपोज ये 2D में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एंगल ये बन रहा होता है और एक वाला एंगल ये बन रहा होता है। ठीक है, तो एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। वैसे ही प्लेन के केस में भी 2 एंगल बन रहे होते हैं। यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इस प्लेन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, प्लेन तो क्योंकि इनफाइनाइटली है ना एक्सटेंडेड होते हैं, और ये जो प्लेन है इंक्लाइंड, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो प्लेन्स के यहां पे अगर एक एंगल यहां पे बन रहा है तो एक एंगल ये भी तो बन रहा होगा ना कुछ, सपोज ये फाई है और हमें पता है कि दोनों का जो सम होता है वो 180 आएगा। ठीक है, तो अगर ये एक एंगल है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, तो हम जब 2 प्लेन्स के बीच का एंगल बता रहे होते हैं तो वो एक्चुअली में उन 2 नॉर्मल्स के बीच का एंगल बता रहे होते हैं, और जनरली हम एक्यूट एंगल रिपोर्ट करते हैं अपने आंसर में। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स ही उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अभी जो N1 वेक्टर है और N2 वेक्टर है ये कहां से हमें पता चलेंगे, अगर हमें प्लेन्स की इक्वेशन पता है तो। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो इनके कोफिशिएंट्स है वही यहां पर हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रहे होते हैं। तो जो प्लेन P1 है उसका जो नॉर्मल है N1 वेक्टर, वो हम प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्टली देखकर लिख सकते हैं। कैसे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और जो N2 वेक्टर है वो प्लेन 2 की इक्वेशन से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके जो कोफिशिएंट्स है वो डायरेक्शन रेशियोज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां से N2 वेक्टर मिल जाएगा हमें B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जब भी हमें प्लेन की इक्वेशन दे दी दैट मीन्स हमें नॉर्मल वेक्टर दे दिए डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर अच्छा एंगल पूछ रहा है, नॉर्मल तो दिए नहीं उनके, तो अगर इक्वेशन ही दे दी तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, वो तो बच्चों का काम है। क्यों, जब भी हम किसी 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ही आसान है ना, वो हम करते हैं कोस थीटा की हेल्प से। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 वेक्टर N2 वेक्टर और डिवाइड बाय N1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और N2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइन के केस में भी देखा था, जब वेक्टर चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बताया कि एक्यूट एंगल हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल मीनिंग 0 से 90 के बीच का एंगल। तो अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो वो तो 90 से ऊपर आ जाएगा एंगल। ठीक है, 90 से 180 के बीच में। तो हमें क्या करना है, इसमें मोड लगाना होगा ताकि हम पॉजिटिव क्वांटिटी ही बताएं। ठीक है, क्योंकि जो N1 डॉट
है ना, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर है वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हुए थीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि जो ये एंगल है थीटा, तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो 90 डिग्री हो जाए जब परपेंडिकुलर प्लेन्स की बात होगी, या फिर पैरेलल प्लेन्स के लिए, है ना, 0 डिग्री एंगल हो जाए इनके बीच में। तो पैरेलल प्लेन्स की अगर हम बात करें, पैरेलल प्लेन्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये एक प्लेन है सपोज, और एक ये प्लेन है, आपको ये पैरेलल प्लेन दिख रहे होंगे बनते हुए। ठीक है, अब पैरेलल प्लेन की खास बात ये है कि जो इनका नॉर्मल वेक्टर होगा, सपोज इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस प्लेन का भी जो नॉर्मल वेक्टर होगा, वो दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। अब नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल है, दैट मींस वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो यहां पर जो P1 और P2 वेक्टर है ना, P1 और P2 प्लेन अगर पैरेलल है तो हमें क्या कंडीशन मिलते हैं, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। ठीक है, पैरेलल प्लेन्स की यही कंडीशन हमने देखी है बार बार, या फिर पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी ये कंडीशन आती है। ठीक है, वेक्टर चैप्टर में हमने सीखी थी। अगर हम परपेंडिकुलर प्लेन्स की बात करते हैं, दैट मीन्स उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, कोस है ना, कोस 90 है। ठीक है, तो ये 0। अब ये अगर 0 तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम डायरेक्टली उन प्लेन्स के नॉर्मल का लिख दे, है ना, प्लेन्स कुछ भी होंगे, सपोज कुछ ऐसा प्लेन है एक, है ना, और एक ये प्लेन है, तो ये सपोज 90 डिग्री बना रहा है इस प्लेन के साथ, ये P2 प्लेन है, ये P1 प्लेन है। तो जो इनके नॉर्मल बनेंगे, सपोज इसका नॉर्मल ये और इसका नॉर्मल ये, तो उनके बीच में भी तो 90 डिग्री ही बन रहा होगा। ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं। तो यहां से जो परपेंडिकुलर प्लेन्स की कंडीशन आएगी वो आ जाएगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, जो हमने वेक्टर्स के केस में भी देखा था। तो वेक्टर्स और प्लेन में जो कंडीशंस आती है पैरेलल और परपेंडिकुलर की, वो सेम ही होती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पर A1 B1 ये सब है वो नॉर्मल है ना, नॉर्मल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और जो हम वेक्टर में देखते हैं वहां पर तो सिंपली उस वेक्टर्स का ही, है ना, कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई सिंपली एंगल फाइंड आउट करना है इस प्लेन में और इस प्लेन के बीच में। ठीक है, तो दो प्लेन्स है, दो नॉर्मल हमें चाहिए इनकी हेल्प से। तो ये प्लेन से, सपोज ये प्लेन है P1, तो यहां से जो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 2i, है ना, प्लस j माइनस 2k। अच्छा, ये जेड होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा -2k। ठीक है, ये n1 वेक्टर आ गया है। अब जो n2 वेक्टर है वो कहां से मिलने वाला है, यहां से। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, r डॉट n इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये डायरेक्टली n वेक्टर है ना, उसका नॉर्मल वेक्टर। तो 6i प्लस 3j प्लस 2k। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, r डॉट n वेक्टर, है ना, माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये सोचो कि a n वेक्टर जो है उधर जाके a डॉट n उधर जाके एक कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये जो n वेक्टर मिल रहा है वो यहां से मिल ही रहा है डायरेक्टली हमें। क्लियर हो रही है बात। तो ये भी हमारे पास दूसरा नॉर्मल वेक्टर आ गया उन दोनों प्लेन्स का, है ना। तो यहां से अब अगर एंगल निकालना है तो cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 डिवाइड बाय n1 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय n2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से बस इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, इन दोनों का डॉट कितना होगा देख लो, 2 6 12, ये आ जाएगा +3 और -4, और डिवाइड में क्या होगा, इनफैक्ट यहाँ पर मोड भी लगाना है क्योंकि एक्यूट एंगल हम देंगे। अब यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4, और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 36 + 9 + 4। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें मैग्नीट्यूड, है ना, ये लगा के, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 11, और नीचे क्या बन जाएगा, देखो ये तो 9 लिखा हुआ है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3,
और ये लिखा हुआ है कितना 49, अगर आप ऐड करोगे तो ये 7 रूट के अंदर है, तो कोस थीटा इक्वल टू आ गया है, मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो 11/21, तो थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस इनवर्स 11/21, ठीक है। तो ये तो आ गया इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, बस यही हमें फाइंड आउट करना था। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा अच्छा लेवल का है ये। एक प्लेन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और जो एंगल बना रहा है π/4 विद द प्लेन दिस प्लेन, ठीक है, और ये बताना है कि कौन से पॉइंट से वो पास कर रहा है इन सभी पॉइंट्स में से, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा अच्छे से देखने की जरूरत है क्वेश्चन को। बोला गया है कि जो प्लेन है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये तो बहुत अच्छे से दिखाए हुए हैं ना, देखो ये क्या है 0, -1 और 0, ये है 0, 0, 1। तो ये आपको वैसी फीलिंग नहीं दे रहा है कुछ जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, जहां पर हमने अल्फा 0, 0, 0 बीटा 0 या फिर 0, 0 गामा ये सब लिखना सीखा था। अगर हम इसकी बात करें 0, 0, 1, तो ये किस पे आएगा, ये जेड एक्सिस पे आएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पे आएगा कुछ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक प्लेन है ना बन रहा होगा। तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था, ठीक है। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये हमें नहीं पता है, तो इसको अल्फा 0, 0 ही मान लो, ठीक है। जो वाई एक्सिस पे है वो क्या गिवन है 0, -1, 0। अब ये जो -1 है ये नीचे होना चाहिए, बट आप समझ जाओ कि बस वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम वहां पे -1 को ही डील करेंगे, और जो जेड एक्सिस पे दिया हुआ है पॉइंट वो 0, 0 और 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स इस प्लेन की इक्वेशन तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं। सपोज ये प्लेन P1 है, तो ये जो प्लेन P1 है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x/अल्फा, ठीक है, वो तो अननोन ही है, प्लस y बाय है ना y इंटरसेप्ट -1 प्लस z बाय जो z इंटरसेप्ट है 1 इक्वल टू 1। तो यही आ गई हमारी क्या प्लेन की इक्वेशन। क्लियर हो रही है बात। इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यह आ जाएगा x/अल्फा माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो दूसरी प्लेन की इक्वेशन है वो हमें गिवन ही है, क्या है y माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ऑलराइट, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन तो हमें पता है, और बोला गया है कि जो प्लेन 1 है वो एंगल π/4 बना रहा है विद अनदर प्लेन, मींस P1 और P2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है π/4, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल है उसकी हेल्प से अगर हम अल्फा निकाल पाए, ठीक है, तो हमें P1 की इक्वेशन पता चल जाएगी, और फिर हम चेक कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट वो है जो P1 पे लाई कर रहा है। वही हमें बताना है, ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट के थ्रू वो प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। तो बस अल्फा की जरूरत है, और अल्फा हमारा आएगा है ना एंगल बिटवीन प्लेन्स को यूज करके। तो जो P1 प्लेन है यहां से हम n1 वेक्टर लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल वेक्टर बिल्कुल लिख सकते हैं, x इनके कोफिशिएंट्स का वेक्टर लिख दो, है ना। तो यहां से आ जाएगा 1/अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा आई कैप, ठीक है। यहां से आ जाएगा माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा प्लस के कैप। ये तो आ गया n1 वेक्टर, ठीक है। n2 वेक्टर यहां से आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितना 0 आई कैप, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो 0 है, y का कोफिशिएंट है 1 तो प्लस जे कैप, और z का कोफिशिएंट है -1 तो माइनस के कैप, ठीक है। n1 वेक्टर n2 वेक्टर दोनों आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर हमें कोस थीटा लगाना है, कोस कितना है थीटा π/4, तो कोस π/4 इक्वल्स टू n1.n2 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। तो n1.n2 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये -1 और ये 1, तो ये भी -1 और ये भी -1, और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2, है ना, और मोड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है -1 है ना नेगेटिव आ रही है, तो ये फाइनली बन जाएगा हमारे पास कितना +2, और डिवाइड में आ जाएगा √2, और ये जो है ये बन जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 2। तो देखो cos π/4 ये भी कितना है 1/√2 होता है, तो इससे है ना ये वाला √2 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा इनफैक्ट 2 इक्वल्स टू में, और इधर आ जाएगा रूट के अंदर 2 + 1/अल्फा स्क्वायर, ठीक है।
ये कंडीशन मिली। यहां से हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अल्फा के लिए यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाई अल्फा का स्क्वायर, 2 माइनस तो 2 इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई √2, ठीक है। हमें अल्फा मिल गया है, दैट मीन्स हमें प्लेन की इक्वेशन भी मिल गई है, ठीक है। तो ये जो P1 प्लेन है इसमें अल्फा की जगह सिर्फ आपको क्या पुट करना है, 1 बाय √2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2 इक्वेशन आएगी प्लेन 1 की, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो प्लेन 1 की जो इक्वेशन आएगी वो 2 मिलेगी आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन 1। एक तो मिलेगी जब हम अल्फा की जगह 1 बाय √2 पुट करेंगे, तो यहां पर 1 बाय √2 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा √2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, जब हम अल्फा की जगह -1 बाय 2 √2 पुट करेंगे, है ना, तो यह आ जाएगा -√2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो यहां पर भी इनडायरेक्टली हम प्लेन की इक्वेशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। बस यहां पर हमें वो एंगल की इंफॉर्मेशन थी, उसकी हेल्प से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये चेक करना है कि ABCD में से कौन सा पॉइंट इन दोनों में से किसी भी प्लेन पर लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन प्लेन 1 की, आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि 2 प्लेन्स ऐसे हो सकते हैं। तो जब आप है ना 2D में भी लाइन की इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वहां पर भी 2 लाइंस की इक्वेशन बनती है कभी कभी, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लेन उस P1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस किस को, जो इन पॉइंट से पास कर रहा है, और प्लेन 2 के साथ वो π/4 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, ABCD में से कोई भी, है ना, सारे के सारे पॉइंट्स इनसे पास करके देखना है, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करोगे, है ना, तो डी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, √2 -1 और 4। तो √2 -1 और 4 अगर इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 -1 और 4, तो ये भी +1 और ये 4, ये -1, तो ये तो 0 नहीं बन रहा है। √2 -1 4 इसमें पुट करेंगे तो ये -2 -1, तो ये +1 और ये 4 है। सभी पॉइंट्स में से सभी पॉइंट्स अगर यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, आई थिंक यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। √2 1 और 4, अगर √2 1 और 4 यहाँ पर पुट करें तो √2 1 y की जगह पुट करेंगे तो -1 और 4, ठीक है, ये भी -1, तो ये तो 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर यह आ जाएगा √2 1 और 4 से -2 -1 और +4, और ये -1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 और -1, तो ओवरऑल ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेन चीज क्या थी कि यहाँ पर आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो आपको दिखना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से ही आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी ऑब्जर्वेशन आपको रखनी है और इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको प्लेन की इक्वेशन और एंगल बिटवीन प्लेन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और भी प्लेन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।